Assalamualaikum, Dr. Afshin Akbar here, Associate Professor Physiology. New students, welcome on board. All students, please don't worry कि आप लोगों को पिछले जो कुछ टॉपिक्स हैं वो मिसिंग हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश होगी हम आप लोगों को बिल्कुल अपने साथ लेकर चलें और आप लोगों को सारे टॉपिक्स हम इंशाल्लाह ताला कवर करवाएंगे। आज हमारा ये टॉपिक है फंक्शंस ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और उसके बाद हम साथ में इसके जो है कुछ और भी कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे। ब्लडर की एबनॉर्मेलिटीज़ को, ये हमारी गाइटन का चैप्टर नंबर 26 है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि किडनी कौन कौन से मल्टीपल फंक्शंस जो वो सर्व कर रही है। नंबर 1, एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉरेन केमिकल्स। अब इसमें क्या होता है कि किडनी का जो काम है वो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म से, सेल के मेटाबॉलिज्म से कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और कुछ ऐसे फॉरेन केमिकल्स भी हैं, जैसे हम कुछ ड्रग्स में ले रहे हैं, वो फॉरेन केमिकल्स ये सारे एक्सक्रीशन कराते हैं। इसका मतलब किडनी अपने प्रोसेसेस के जरिए उसको यूरिन के जरिए जो है वो बाहर निकाल रही है। नंबर 1, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन कर रही है वो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, उन दोनों का बैलेंस कर रही है। होता क्या है कि हम अगर किडनी को रिकॉल करें तो हमारी किडनी के अंदर हम देखेंगे कि कुछ फ्लूइड कंपार्टमेंट्स बने हुए, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। इनके अंदर मुख्तलिफ आयन्स हैं, इंट्रासेलुलर के भी और एक्स्ट्रासेलुलर आयन्स के भी। उनका बैलेंस जो है वो किडनी कराती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी में कहीं पे सोडियम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो किडनी क्या करती है कि वो वाटर को रिटेन करना शुरू कर देती है ताकि वो ज़्यादा सोडियम की वजह से ब्लड प्रेशर ना कॉज हो जाए। और अगर पानी ज़्यादा है, वाटर एलिमेंट बॉडी में ऑलरेडी ज़्यादा है ड्यू टू एनी कॉज, तो किडनी ही इसको क्या करवा रही है, वो डायूरेसिस करते हैं, उस वाटर को एक्सक्रीट आउट करते हैं। सो बेसिकली जो किडनी का काम है वो क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस। सिमिलरली जिस तरह ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कर रही है, तो ये रेगुलेशन कर रही है बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी भी। और उसके लिए ज़रूरी है, हम देखते हैं जितने भी सोडियम और जितने भी आयन्स हैं ना, उनका एक जो है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है। उस मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि इस बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर इतने ऑस्मोल्स हैं या इतने सोडियम आयन्स हैं या इतने क्लोराइड आयन्स हैं या इतने पोटेशियम आयन्स हैं। वो सारी जो ऑस्मोलैरिटी भी होती है ना, वो भी इसी ने, जो किडनी ने उसको बैलेंस करना होता है। आर्टीरियल प्रेशर, लाइक जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, किडनी उसको भी रेगुलेट कर रही है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, और वो जो है उसको भी रेगुलेट कर रही है। एसिड बेस बैलेंसेस, बॉडी में बहुत सारे एसिड्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, कुछ बेसिस भी होती हैं। किडनी अपने इसी प्रोसेसेस के जरिए उन एसिड बेस की भी रेगुलेशन करा रही है। अगर एसिड ज़्यादा हो गया तो उसको एक्सक्रीट आउट करा देगी, अगर उसमें बेसिस ज़्यादा है तो वो उसको एक्सक्रीट आउट करा देगी। तो उसको बेसिकली उसने बैलेंस करना है कि जो एसिड्स हैं और बेसिस हैं उनकी कंसंट्रेशन भी जो है वो बैलेंस रहे। किडनी बहुत सारे चीज़ों को सिक्रीट भी कर रही है। किडनी के अपनी ट्यूब्यूल्स के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो सिक्रीट हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म कर रही है, एक्सक्रीशन ऑफ हार्मोन कर रही है। उसके अलावा किडनी का एक और एक काम है कि ग्लूकोज भी बना रही है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करती है। इन टाइम्स ऑफ नीड व्हेन द सब्जेक्ट और पेशेंट इज इन हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट, द किडनी इज विलिंग टू डू द ग्लूकोनियोजेनेसिस एज वेल। हालांकि ये बेसिकली काम होता है कि लिवर उसको कोप अप करे, लेकिन किडनी भी ये काम कर रही है। एक्सक्रीशन में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो किडनी बाहर निकाल रही है, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स में फॉरेन केमिकल्स आ जाते हैं, ड्रग्स आ जाती हैं, हार्मोन मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन, ये सारे यूरिन बाहर निकाल रहा है। अब यूरिया कैसे प्रोड्यूस होता है, अमाइनो एसिड्स हैं बॉडी के अंदर, उनके मेटाबॉलिज्म से जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो यूरिया होता है, वो बाहर निकालेगी। मसल का जो मेटाबॉलिज्म से क्रेटिनिन बनता है, वो क्रेटिनाइन बाहर निकलेगा। न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनेगा, वो बाहर निकलेगा। हीमोग्लोबिन के जब ब्रेकडाउन होते हैं, जब हीमोग्लोबिन का जो वो काम खत्म हो जाता है, या जितना वो जो उसकी लाइफ साइकिल है आरबीसीज की, उसके अंदर फिर वो हीमोग्लोबिन भी निकलता है, उसकी उसमें से जो ब्लूबिन निकलता है वो भी उसने बाहर निकालना है। बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि काम तो आगे, लेकिन आखिर में उनकी कुछ बकाया जात बचते हैं, उनके मेटाबोलाइट्स बचते हैं, उनको भी उसने बाहर निकालना है। कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, या तो वो फॉरेन सब्सटेंसेस इधर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं या हम इंजेस्ट कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता। सच एज पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं, कुछ फूड एडिटिव्स हैं, वो सारी की सारी ये किडनी का काम है कि वो जब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं बॉडी में उन सबको बाहर निकाले, विच इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, foreign chemicals, drugs and hormone metabolites. Regulation in water and electrolyte balance. Again, for the maintenance of homeostasis. Homeostasis मतलब हर चीज़ बैलेंस में हो।
वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे के सारे जो है ना, इन सब का उसने बैलेंस रखना है। इनटेक एक्सीड्स द एक्सक्रीशन, अगर बहुत ज़्यादा इनटेक हो गया एक्सक्रीशन के मुकाबले में, तो क्या हो जाएगा, सब्सटेंसेस बॉडी में जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। इफ इनटेक इज लेस देन द एक्सक्रीशन, द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस इन द बॉडी विल बी डिक्रीज। तो इन्होंने क्या करना था, ना चीज़ें इंक्रीज होनी चाहिए बॉडी में, ना डिक्रीज होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि होम्योस्टेसिस मेंटेन हो। यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि अगर सोडियम रिटेन होना शुरू हो गया, डायग्राम में आप देखेंगे, अगर इनटेक ज़्यादा है किसी सब्जेक्ट का सोडियम का, तो सोडियम इज रिटेन, ठीक है। फाइनली किडनी का काम क्या है कि उसी सोडियम को लॉस करना शुरू कर दे, ठीक है। आर्टीरियल प्रेशर, या जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है, वो किडनी किस तरह से इसको मेंटेन कर रही है, किस तरह उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है किडनी की। वो बेसिकली वो कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट कर रही है, कुछ रेनिन एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन्स हैं जिनकी हेल्प से वो आर्टीरियल प्रेशर को रेगुलेट कर रही है, उसको मेंटेन करती है, ठीक है। Acid base balances, helping maintain the proper acid base balance of the body by adjusting urinary output of hydrogen and bicarbonate। अगर एसिड ज़्यादा हो गए तो किडनी के जरिए यूरिनरी आउटपुट या यूरिन के जरिए वो एसिड्स को और बेसिस को वो बाहर एक्सीट आउट करेगी। तो हाइड्रोजन इज एसिड एंड बाइकार्बोनेट इज बेस। एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन, ये कुछ हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, इनमें एक सीक्रेट करता है हार्मोन जो वो है किडनी का काम है कि उसको बनाती है वो एरिथ्रोपोइटिन को, ठीक है। वो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टिमुलस है एरिथ्रोपोइटिन का वो है कि किडनी हाइपोक्सिक हो जाए। अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो उस हाई एल्टीट्यूड पे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो हाइपोक्सिक होना शुरू हो जाता है, उसे ऑक्सीजन कम मिलती है। कम ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, ये सिग्नल्स चले जाते हैं किडनी को, ठीक है। किडनी क्या रिलीज करती है, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन का काम है कि वो आरबीसी की प्रोडक्शन ज्यादा करे। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है वो थ्रू एरिथ्रोसाइट हीमोग्लोबिन के जरिए ही चल रही है। 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 प्रोडक्शन, किडनी का ये भी काम है कि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, जैसे कि 125 डाइहाइड्रोक्सी पॉलीकैल्सिफेरॉल भी हम इसे कहते हैं, और हाइड्रोक्सी विटामिन D3 भी कहते हैं, हाइड्रोलाइजिंग दिस विटामिन एट नंबर 1 पोजीशन, ठीक है। तो ये भी किडनी का ही काम है। इसके अलावा एक और एक हार्मोन है कैल्सिट्रॉल, ये भी एसेंशियल है फॉर द नॉर्मल कैल्शियम डिपोजिशन इन द बोन्स। ये भी जो है इसकी भी रीएब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा करवा रहा है किडनी के जरिए। ग्लूकोज की सिंथेसिस का हमने अभी बात की थी, किडनी का काम है ग्लूकोज की सिंथेसिस ज़्यादा करना फ्रॉम अमाइनो एसिड्स एंड प्रीकर्सर्स ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग फास्टिंग। इन केस ऑफ नीड या फास्टिंग है सब्जेक्ट, तो ये फॉरन ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। अब जनरल ऑर्गेनाइजेशन देखिए हम, तो 2 किडनीज होती हैं बोथ साइड, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन एंड आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी। ये जो एब्डोमेन बना हुआ है, जहाँ पे पेरिटोनियम है, जहाँ में इंटेस्टाइन्स बनी हुई है, बिल्कुल उसके बैक साइड के हम देखेंगे तो पोस्टीरियर वॉल है वो एब्डोमेन की कहलाती, और वहाँ पे 2 किडनीज है हमारी। एडल्ट ह्यूमन की जो किडनी है वो 150 ग्राम होती है इन साइज। जैसे आप क्लंच फीस्ट, आप ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं, क्लंच फिस्ट अपनी करके देखें तो इतने एक किडनी की साइज होती है, ठीक है। ये इसकी साइज है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें बोथ किडनीज नजर आ रही है, तो साथ अटैच है यूरेटर्स, और वो यूरेटर्स जो हैं वो आके ओपन हो जाते हैं इन अ ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर से जो है वो नीचे की तरफ देखेंगे हम तो यूरेथ्रा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद किडनी के अपने स्ट्रक्चर में देखेंगे तो हमें इसके दो, उसको हम क्रॉस सेक्शन करके देखेंगे तो हमें इसका एक कॉर्टिकल एरिया, रीनल कॉर्टेक्स जिसे हम कहते हैं, ये कॉर्टिकल एरिया है। उसके बाद उसके बिल्कुल नीचे हम देखेंगे ये मेडुलरी एरिया है। होता है क्या कि जो रीनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, उसमें भी कुछ नेफ्रॉन्स मौजूद है, मेडुला का भी काम है कि उसमें भी कुछ नेफ्रॉन्स मौजूद है। तो हमारे पास 2 तरह के नेफ्रॉन्स मौजूद है, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, एक मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, ठीक है। अच्छा जी, रीनल कॉर्टेक्स में ज़्यादा नेफ्रॉन्स मौजूद हैं, उनका आगे हम फंक्शन बताएंगे। रीनल मेडुला का बेसिकली काम ये है कि रीनल मेडुला जो है ये भी जो है वो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प आउट कर रही है। हम देखेंगे ये कॉर्टिकल एरिया है, ठीक है, सही है। इस कॉर्टिकल एरिया में हमें जो ये कॉर्टेक्स है उसमें हम देख रहे हैं कि हमें ये ग्लोमेरुलस नज़र आ रहा है। उसके बाद हम इसकी ये लूप्स देखेंगे नेफ्रॉन की, ये भी हमें नज़र आ रही हैं। कुछ हमें यहाँ पे लूप्स जो हैं या कुछ नेफ्रॉन्स जो हैं वो हमें इस मेडुलरी एरिया में नज़र आ रहे हैं, ये मेडुलरी पोर्शन है, ठीक है, और ये जो है ये कॉर्टिकल पोर्शन है। अगर डिफरेंस किया जाए कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन उसमें क्या फ़र्क है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, 70 to 80% जो है ना वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, और 20 to 30% नेफ्रॉन जो होता है ना वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फॉर
जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन भी इनको कहा जाता है और मेडुलरी नेफ्रॉन भी कहा जाता है। तो 20 से 30% होते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन, 70 to 80% होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इनके जो ग्लोमेरुला इसका जो बंच है, आगे हम इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसका एक बंच है जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ कैपिलरीज यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे ग्लोमेरुलस जब हम देखेंगे तो ये ग्लोमेरुलस जो है इनका कहाँ पर होता है, कॉर्टेक्स के अंदर है, ठीक है। Glomeruli located in the outer cortex, had short loop of Henle, penetrate only a short distance to the medulla. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम देखेंगे ये ज्यादातर जो है ये शॉर्ट डिस्टेंस है, ये ज्यादातर मेडुला में चला गया और बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन है जो कॉर्टेक्स में मौजूद है इसका, ठीक है। Antertubular system is surrounded by extensive network of peritubular capillaries, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके जो नीचे है, जो ये मेडुलरी नेफ्रॉन है, यहाँ पे कुछ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी हमें जो है वो एक कुछ और कैपिलरी नेटवर्क भी नजर आएगा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन के ऊपर, हैव लॉन्ग लूप ऑफ हैंडले दैट डिप्स डीपली इनटू द मेडुला। इसको देख लेते हैं। ये वाला जो नेफ्रॉन हमें नजर आ रहा है ना, हम इसमें देख रहे हैं कि इसका बहुत शॉर्ट लूप ऑफ हैंडले है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो लूप ऑफ हैंडल है ये बहुत लंबा है और डीपली डिप करता है ना मेडुलरी पोर्शन। ये देखो, ये कॉर्टेक्स लिखा हुआ है, ये मेडुला लिखा हुआ है। इसकी अगर हम शेप की बात करें तो ये हमें ग्लोमेरुलस नजर आ रहा है, जहाँ पे बेसिकली फिल्ट्रेशन हो रही है थ्रू दीज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। वहां से हम देखेंगे ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल नजर आ रही है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है फाइनली डिसेंडिंग लिम्ब और लूप ऑफ हैंडले, उसके बाद ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें ये डिस्टल ट्यूब्यूल नजर आती है। डिस्टल ट्यूब्यूल के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट्स है और उसके बाद जो है वो दूसरी फाइनली ये आ जाता है रीनल पेनिस के अंदर, ठीक है। और ये जो हमें पोर्शन नजर आ रहे हैं जो बिल्कुल यहाँ पे ये ओपनिंग्स हैं, ये बेसिकली अदर नेफ्रॉन्स एम्पटी इनटू द सेम कलेक्टिंग डक्ट्स। यहाँ से बहुत सारे और नेफ्रॉन्स भी अटैच हैं, उन्होंने सिर्फ 2 दिखाएं ताकि हमें समझ आ सके, ठीक है। So specialized peritubular capillaries called vasa recta that extend downward into the medulla, lying side by side the loop of Henle. Countercurrent exchange in the vasa recta preserves hyperosmolarity of the renal medulla to produce concentrated urine. अब होता क्या है, ये क्या बात कर रहा है कि इसने पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, हमारे पास यहाँ पर हम किडनी में देखते हैं 2 तरह के कैपिलरी नेटवर्क्स हैं। एक ही ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क है जो कि ग्लोमेरुलस के सराउंड है, और दूसरा कैपिलरी नेटवर्क जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है जो कि नीचे लूप ऑफ हैंडले को सराउंड करता है। लूप ऑफ हैंडले को जो सराउंड करता है बेसिकली उसका काम ये हो जाता है कि वो जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन जो है या काउंटर करंट एक्सचेंज करता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कल डिटेल में। ये बेसिकली ये जो कैपिलरी नेटवर्क है वो बेसिकली क्या काम करता है, ये वैसा रखता है, ये कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करता है इन टाइम ऑफ नीड व्हेन देयर इज एन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो किडनी का काम है कि कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करे। इसका मतलब है कि वो पानी को प्रिजर्व करे या वाटर को प्रिजर्व करे, और किडनी ज़्यादा पानी को या वाटर को एक्सक्रीट आउट ना करे, यूरिन को एक्सक्रीट आउट ना करे। सो ये जो वैसा रेक्टा है बेसिकली विच इज कॉल्ड एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क का एक हिस्सा है, ये जो है ये कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद nephron glomula located in outer cortex is called cortical nephron, और nephron या glomula located in the medulla which is called as juxtamedullary nephron। तो 2 तरह के शॉर्ट लूप ऑफ हैंडले होती है इसमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, और मेडुलरी नेफ्रॉन में जो है वो लॉन्ग लूप ऑफ हैंडले होती है। ब्लड सप्लाई जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन को पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कर रही हैं, और मेडुलरी को स्पेशलाइज्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वैसा रेक्टा विच फॉर्म्स हेयर पिन लूप। हेयर पिन लूप का मतलब क्या है कि ये जो वैसा रेक्टा है बेसिकली यहाँ पे देखेंगे 2 एरोस छोटे नजर आ रहे हैं। ये क्या करते हैं, बिल्कुल एक फोर्क की तरह, हेयर पिन की तरह इस पोर्शन को, इस हम जिसे कहेंगे डिसेंडिंग लूप को जो है वो बिल्कुल एज अ फोर्क की तरह ये पकड़ लेती है, जिसे कहते हैं हेयर पिन लूप। ये पिन की तरह इसको बिल्कुल पकड़ लेती है। ये आपको नजर आ रही है ये जगह, ठीक है। Specialized network of capillaries have a role in formation of concentrated urine। बेसिकली इनका काम ये है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो यहाँ पे बंच मौजूद है इसके वोमेन्स कैप्सूल के अंदर, इसका काम ये है, ये ग्लोमेरुलस है, ये बंच ऑफ कैपिलरीज है, ये वोमेन्स कैप्सूल है जहाँ से फ्लूइड फिल्टर होके यहाँ पे एंटर हो रहा है। ये एरोज आपको ब्लैक शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये जब यहाँ पे वैसा रेक्टा में नजर आता है, दूसरी हमें कैपिलरी नेटवर्क नजर आता है, ये क्या काम करता है, ये वाला ये काम करता है कि जनाब इसने कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करना है, ठीक हो गया। रीनल ब्लड सप्लाई जो है बेसिकली 70 kg एवरेज एडल्ट मैन के अंदर
जो फ्लो करती है दोनों किडनीज से, वो 1100 ml पर मिनट के हिसाब से, जब अगर उसको कार्डियक आउटपुट के साथ कंपेयर करना, विच इज 22% ऑफ द कार्डियक आउटपुट। अब टू किडनीज कंस्टिट्यूट अबाउट 0.4% ऑफ द टोटल बॉडी वेट एंड रिसीव एन एक्सट्रीमली हाई ब्लड फ्लो कंपेयर विद अदर ऑर्गन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो किडनी है वो 1100 ml पर मिनट के हिसाब से ब्लड इसमें से फ्लो कर रहा है, या आप कार्डियक आउटपुट के अगर परसेंटेज निकालें तो वो 22% ऑफ दिस कार्डियक आउटपुट है। और टू किडनीज का जो वेट है टोटल बॉडी के मुकाबले में 0.4% है और हाई ब्लड फ्लो रिसीव करता है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गन्स। ब्लड सर्कुलेशन है किडनी की ये, इसमें हम देखते हैं कि ये रीनल आर्टरी से शुरू हुई, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, interlobular, afferent arterioles, efferent arterioles, peritubular capillaries और interlobular veins, arcuate veins, interlobar veins and then renal vein। ये एक ब्लड सप्लाई है, इसको बेशक आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेके रखना चाहें तो रख लें। ये हम लोगों ने वैसे ही बनाया था कि ये इस तरह से चेन ऑफ आर्टरीज और वेन्यूल्स ये आपस में जो है कैपिलरीज ये आपस में अटैच हैं और फाइनली ये पूरी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बनती है इसकी, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉजेज रैपिड फिल्ट्रेशन। अब जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत हाई है, क्यों है? क्योंकि बहुत फ्लो करके आ रहा है वहाँ से वाटर एलिमेंट, क्योंकि प्लाज्मा फ्लो कर रहा है ना किडनी से। तो होता है कि उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या हम ये कहें कि उसके जो फ्लूइड पोर्शन है उसका प्रेशर बहुत हाई होता है, इसीलिए ज़्यादा प्रेशर है, इसीलिए वो फ्लूइड फिल्टर कर रहा है वहाँ से। और इसी तरह से लोअर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, ताकि वो परमिट करता है रैपिड रीअब्जॉर्प्शन हो। जहाँ पे हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो फ्लूइड की फिल्ट्रेशन ज़्यादा करवाएगा, लेकिन जहाँ पे लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा दैट परमिट्स द रैपिड फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन। का मतलब है कि फ्लूइड फिल्टर हुआ लेकिन किडनी ने उसको वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया, वापस जो है उसको अपने पास रिटेन कर लिया। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है बेसिकली नेफ्रॉन, ये एक टाइप का सेल है जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब एक किडनी के अंदर ईच किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन्स है, वो कैपेबल होते हैं कि यूरिन बना सकें। अब ये जो किडनी के जो नेफ्रॉन है ना, उनकी क्वालिटी दोबारा रीजनरेट नहीं होते, अगर ये एक दफा डैमेज हो जाए तो खत्म। देयरफॉर विद द रीनल इंजरी, डिजीज और नॉर्मल एजिंग देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन नेफ्रॉन नंबर्स। अगर तो किसी वजह से रीनल इंजरी हो चुकी है, कोई बीमारी है, डिजीज है, या आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है नेफ्रॉन का नंबर जो है वो फाइनली कम होता चला जाता है। आफ्टर एज ऑफ 40 द नंबर ऑफ फंक्शनल नेफ्रॉन यूजुअली डिक्रीजेस अबाउट 10% एवरी 10 इयर्स। अभी अगर किसी सब्जेक्ट का हम देखेंगे कि किडनी जो 100% काम कर रही है व्हेन दे आर क्रॉसिंग 40 ईयर ऑफ एज, तो करीबन नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर उनका किडनी 10% काम करना खत्म कर देगी। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन द सब्जेक्ट इज रीचेस एट द एज ऑफ 80, so many people have 40% fewer functioning nephron than they did at the age of 40। उनका 40% जो है वो कम हो जाता है किडनी का काम। एंड हर नेफ्रॉन में हम देखेंगे टफ्ट होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये एक नेफ्रॉन बना हुआ है, इसके अंदर एक टफ्ट है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का। यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल, इधर इफरेंट आर्ट्रियोल है। एफरेंट आर्ट्रियोल से सारा फ्लूइड होता है जो यहाँ से फिल्टर होता है और उसके बाद ये वापस इधर चला जाता है, लेकिन जो फिल्टर्ड फ्लूइड है जितना जीएफआर है वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाता है इस नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। ग्लोमेरुलस के अंदर, ग्लोमेरुलर से वोमेन्स कैप्सूल के अंदर, तो सारा फ्लूइड एफरेंट से आया, ग्लोमेरुलस में आया, ग्लोमेरुलर से ये ट्रेवल करता हुआ फिल्टर हो गया इनटू एन वोमेन्स कैप्सूल, और रिमेनिंग फ्लूइड जो है वो वापस ट्रेवल कर जाता है इफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर, ठीक है, ताकि दोबारा सर्कुलेशन में चला जाए। अब क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रेशर बहुत हाई है, हाइड्रोस्टैटिक बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए ये फिल्ट्रेशन अलाउ करता है टूवर्ड्स दिस वोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। So tuft of glomerular capillaries, इसे हम कहते हैं टफ्ट या बंच ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड आर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड, यहाँ से फिल्टर होके यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होती है जो कि यूरिन में बेसिकली फ्लूइड फिल्टर्ड जो हो रहा है उसको कन्वर्ट करती है इनटू यूरिन, ठीक है। अब होता है कि ग्लोमेरुलस बेसिकली एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आपने आपस में एनास्टोमोसिस करती हैं। कंपेयर विद अदर कैपिलरीज दे हैव एन हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। बॉडी की दूसरी कैपिलरीज इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसका ज़्यादा है दूसरों के मुकाबले।
Glomerular capillary is covered with an epithelial cells and the total glomerulus is encased in an Bowman's capsule. ये जो हमें ग्लोमेरुलस नजर आ रहा है ना, इसकी कुछ लेयर्स हैं, उसमें ये कवर्ड है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लूइड जो फिल्टर कर रहा है, ठीक है, वो कहाँ पे कर रहा है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से कर रहा है इनटू बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल से ये चला जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज अ टफ्ट ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। यहाँ से फ्लूइड फिल्टर किया, एफ्रंट से आया और यहाँ से फिल्टर किया, आगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में चला गया और रिमेनिंग जो है वो इफ्रंट से वापस सर्कुलेशन में चला गया, ठीक है। इस बोमेन्स कैप्सूल में एंटर होने के बाद ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को क्रॉस करता है, उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले एंड देन असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले और फिर डिस्टल ट्यूब्यूल में आ जाता है। डिस्टल ट्यूब्यूल से फिर ये कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाता है। Ball of capillaries, glomerulus, filters water and solutes from the blood. Efferent arteriole कहाँ से आ रही है, वो renal artery से आ रही है। One supplies each nephron and delivers blood to the glomerulus. Efferent जो है वो comes from the glomerular capillaries. Unfiltered blood leaves the glomerulus. उसके बाद peritubular capillaries है जो सप्लाई करती है renal tissue को, supply the renal tissue with blood. यहाँ पर हम आ जाते हैं दोबारा से। Glomerulus, a bunch of capillaries. एफ्रंट से ब्लड आया, फिल्टर हुआ, फ्लूइड फिल्टर किया इसने और यहाँ से प्रॉक्सिमल में आ गया, रिमेनिंग बाद में ये वापस चला गया इफ्रंट के अंदर। प्रॉक्सिमल से ये आ गया लूप ऑफ हैनलेस, फिर डिस्टल, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे हमने कहा था एक दूसरा कैपिलरी नेटवर्क है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। उसका काम होता है जो इस वक्त यहाँ पे नजर नहीं आ रही लेकिन यहाँ पे मौजूद होता है, और उसका काम ये होता है कि वो जो है यूरिन की कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करें। ट्यूबुलर पार्ट में मैं बार बार नाम ले चुकी हूँ, वुमेन्स कैप्सूल है इसका, उसके बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, जेजी अपरेटस, ठीक है। असेंडिंग लैम्प और लूप ऑफ हैनले पासेस थ्रू अ फोर्क, जो मैंने अभी आपको बताया था बिल्कुल ये हेयर पिन की तरह, फोर्क की तरह। एफ्रंट एंड इफ्रंट के जो है वो बिल्कुल इसमें बीच में आ जाती है ऑफ द सेम नेफ्रॉन। हियर इट इज, ये फोर्क की तरह है, एफ्रंट और इफ्रंट ने यहाँ पे लिम्ब को जो है वो बिल्कुल फोर्क की तरह से पकड़ा हुआ है। ये इफ्रंट है और ये एफ्रंट है, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले पासेस थ्रू फोर्क। तो कौन सी लिम्ब होती है, ये असेंडिंग लिम्ब होती है, वहाँ से गुजर रही होती है, तो वो उसको जो है एज अ फोर्क की तरह वहाँ से गुजर रही है। Vascular and tubular cells at this juncture are both specialized to form the JG apparatus. इन ट्यूब्यूल्स के सेल्स, ठीक है, ये जो ट्यूब्यूल है इसके सेल्स और ये जो वेसल है इसके सेल्स, ये JG apparatus बनाती हैं, या जिसे हम कहते हैं juxtaglomerular apparatus। इसका आगे फंक्शन है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इसका फंक्शन क्या है, ये हम अभी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी नजर आ रही हैं सारी। इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का काम ये होता है कि ये क्या काम करती है, कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस कर रही है। अगेन हियर वी कैन सी कॉर्टिकल एरिया, द मेडुलरी एरिया, ठीक है। उसके बाद ये रीनल आर्टरी, उसके बाद इंटरलोबार आर्टरीज, आर्कुएट आर्टरीज, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, ये सारा हम इसका नेटवर्क नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में हम फिर देखेंगे एफ्रंट आर्ट्रियोल्स है, फ्लूइड फिल्टर करके आया, ग्लोमेरुलस में चले गया, रिमेनिंग जो है वो इफ्रंट में चला गया जो ब्लड था, और यहाँ से जो फ्लूइड फिल्टर हुआ वो वापस आ गया किसमें, वुमेन्स कैप्सूल में। वुमेन्स कैप्सूल से निकलते हुए ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हैनले, एंड फ्रॉम द लूप ऑफ हैनले इट इज passed on towards the distal tubule, and from the distal tubule it is passed on towards the cortical collecting tubule and the collecting ducts. Micturition, what is micturition? इसको भी डिस्कस करेंगे। Is a process by which the urinary bladder empties when it becomes filled. ठीक है, या यूरिन पास करना, जब भी यूरिनरी ब्लैडर फिल होगा उसने एम्प्टी भी होना है, ठीक है। इसके एक रिफ्लेक्स है, इसका कुछ मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। The bladder fills progressively until the tension in its wall arises above the threshold level. सेकेंड स्टेप में क्या आ जाता है कि नर्वस रिफ्लेक्स जो है वो कॉल्ड द मैच्योरेशन रिफ्लेक्स दैट एम्प्टीज द ब्लैडर, इफ दिस फेल्स एट लीस्ट कॉजेज अ कॉन्शियस डिजायर टू यूरिनेट। पहले स्टेप में क्या होता है कि जैसे ब्लड फिल होना शुरू हो जाता है तो उसका एक लेवल होता है, उसे हम कहते हैं वो थ्रेशोल्ड लेवल है, उससे जब वो बढ़ना शुरू हो जाता है तो क्या हो जाता है, फिर सेकंड स्टेप शुरू हो जाता है, नर्वस रिफ्लेक्स आना शुरू हो जाता है।
ब्रेन की तरफ सिग्नल जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ सिग्नल जाता है, और वो उससे हम कहते हैं ये मेचुरेशन रिफ्लेक्स है, और फिर सब्जेक्ट जो है वो डिजायर करता है कि वो यूरिनेट करे। द मेचुरेशन रिफ्लेक्स इज एन ऑटोनॉमिक स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स बेसिकली, and it is also inhibited or facilitated by the centers in the cerebral cortex and the brainstem. अब बेसिकली ये ऑटोनॉमिक स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स है, लेकिन इसको इनहिबिट करना, इसको फैसिलिटेट करना, इसके जो बेसिक सेंटर्स हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम में मौजूद है। इसकी अगर हम डायग्राम देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है, बॉडी है इसकी ये, ठीक है, ये यूरेटर्स है जो पोस्टीरियर एरिया में आके यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, फिर इसका एक ये ट्रायंगुलर एरिया जिसे कहते हैं हम ट्रायगोन, उसके बाद ये ब्लैडर की नेक आ जाती है या पोस्टीरियर यूरेथ्रा है, उसके बाद इसमें स्फिंक्टर्स मौजूद हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स और फिर ये अंदर इंटरनल स्फिंक्टर्स, ये इसकी बेसिकली जो है वो शेप है, फनल शेप एक्सटेंशन है इसकी, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्मूथ मसल्स होते हैं जो ब्लडर के स्मूथ मसल्स होते हैं, इसे हम कहते हैं डिट्रोसर मसल का बना हुआ है सारा, इट्स मसल फाइबर एक्सटेंड ऑल द डायरेक्शंस एंड व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड कैन इंक्रीज द प्रेशर इन द ब्लडर ऑफ 40 to 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये ब्लडर का जो मसल है वो डिट्रोसर मसल है विच इज स्मूथ मसल, ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये इसमें प्रेशर ब्लडर में बिल्डअप करता है 40 to 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का, राइट। posterior wall जो है of the bladder lying immediately above the bladder neck, उसका बिल्कुल एक स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया जिसे हम ट्रैगोन कहते हैं, ठीक है, ये भी पोस्टीरियर साइड पर ही है। और ब्लडर नेक ओपन इनटू 2 यूरेटर, ब्लडर की नेक में पीछे की तरफ बिल्कुल जो है वो 2 यूरेटर है, ये ब्लडर नेक है, ये पीछे की तरफ देखें, ये ब्लडर नेक की तरफ ये आ रहा है, ये 2 यूरेटर्स हैं, इसमें आगे पीछे ओपन हो रहे हैं, ठीक है। मेल यूरेथ्रा उसके 2 काम है, बोथ यूरिनरी फंक्शन एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ये साइज जो है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फीमेल यूरेथ्रा इज ओनली अ यूरिनरी फंक्शन, इट्स साइज इज 3.5 to 4 सेंटीमीटर। 2 तरह के स्फिंक्टर्स है, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। इनका काम ये होता है कि ये क्लोज रखते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है, स्पेशली एक्सटर्नल स्फिंक्टर का काम ये होता है कि अगर सब्जेक्ट जो है वो यूरिनेट नहीं करना चाह रहा तो वो अपने स्फिंक्टर को टाइटली क्लोज कर देता है, सब्जेक्ट कैन नॉट पास यूरिन। लेकिन अगर उससे कोई एक फेवरेबल जगह मिल जाती है, इफ ही डिजायर्स टू पास द यूरिन, ही कैन रिलैक्स voluntarily the external urethral sphincter and can urinate easily. Internal sphincter situated between the neck of the bladder and upper end of urethra. It made up of smooth muscle fibers innervated by the autonomic nerve fibers. External जो है वो किस तरह का बना हुआ है, यूरोजेनाइटल डायफ्राम पे ये सर्कुलर मसल फाइबर्स हैं, वॉलंटरी स्केलेटल मसल के, वॉलंटरी जिसकी अभी मैंने बात की थी कि जो एक्सटर्नल होता है वो वॉलंटरी है, ठीक है, इट इज इनर्वेटेड बाय सोमैटिक नर्व फाइबर्स। अभी यहाँ पे इसकी एक अंदर से कट शॉट इसकी एक सेक्शनल एरिया भी नजर आ रहा है, किडनीज हैं, ये पेल्विक एरिया इसका, यूरेटर्स हैं, ये ब्लडर की पोस्टीरियर नेक में आके ओपन हो रहे हैं और यहाँ पे यूरिन जो वो जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नर्वस कनेक्शन से उसको देखें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से L2 उसको सप्लाई कर रही है, पैरासिम्पैथेटिक से हम देखेंगे इसको तो S2, 3 एंड S4, ठीक है, ये जो नर्व्स है वो सप्लाई कर रही हैं ब्लैडर को, ठीक है, ये भी हो चुका है। सेंसरी नर्व फाइबर्स भी हैं, मोटर नर्व फाइबर्स भी हैं, ठीक है, सेंसरी फाइबर्स जो डिटेक्ट करता है डिग्री ऑफ स्ट्रेच। अब क्या होता है जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं ना वो सेंस करने के लिए होता है, ठीक है, स्ट्रेच हो रहा है अगर ब्लैडर तो फौरन सेंसरी सिग्नल्स जो है वो पहुंच जाएंगे ब्रेन की तरफ और उसके बाद जो है वो मोटर नर्व्स जो है वो ट्रांसमिट करती है वापस सिग्नल बैक टू द पेल्विक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर के सब्जेक्ट जो वो डिजायर टू यूरिनेट, ठीक है। सोमैटिक नर्व सप्लाई भी है पुडेंटल नर्व के जरिए एक्सटर्नल स्फिंक्टर को जो कि वॉलंटरी स्फिंक्टर है, इट अराइजेस फ्रॉम द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। पुडेंटल नर्व मैं एक दफा फिर दिखा रही हूँ आपको, ये पुडेंटल नर्व है, ठीक है, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर को सप्लाई कर रही है, पैरासिम्पैथेटिक जो वो सेकंड एंड थर्ड को कर रही है, ठीक है, ये मोटर के सिग्नल्स आ रहे हैं, ये सिम्पैथेटिक के सिग्नल्स हैं जो कि L2 से आ रहे हैं। पुडेंटल नर्व का जो काम है मेंटेन द टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर द एक्सटर्नल स्फिंक्टर,
ड्यूरिंग मैच्यूरेशन दिस नर्व इज इनहिबिटेड। जब सब्जेक्ट यूरिनेट कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है, उस वक्त ये नर्व इनहिबिट हो जाती है। जब ये इनहिबिट हो जाती है तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाता है, लीडिंग टू वॉइड ऑफ यूरिन। And the pudendal nerve is responsible for the voluntary control of maturation. Voluntarily subject इसको control कर रहा है maturation, क्योंकि pudendal nerve supply किसको कर रही है, external sphincter को, which is voluntary skeletal muscle sphincter. सिंपैथेटिक नर्व्स जो हैं उसकी स्टिमुलेशन अगर उसकी हो जाए, सिंपैथेटिक हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स की जो L2 से, दैट कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ द ट्रॉसर मसल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटरनल स्फिंक्टर्स एंड रिजल्ट ऑफ फिलिंग द यूरिनरी ब्लैडर। सो द सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स कॉल्ड ऑफ द नर्व ऑफ फिलिंग। तो सिंपैथेटिक का काम ये है कि ये क्या करती है, ये रिलैक्स करती है डिट्रॉसर मसल को, जो कि मसल ऑफ ब्लैडर है, और कंस्ट्रक्शन करती है इंटरनल स्फिंक्टर को, उसको जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। इसकी वजह से होता क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो भरना शुरू हो जाता है विद यूरिन। और इसी नर्व को हम जो है हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है या हम सिंपैथेटिक नर्व है, इसको कहते हैं नर्व ऑफ फिलिंग है। ठीक है, हियर इट इज L2 से सिंपैथेटिक नर्व इज नर्व ऑफ फिलिंग। ठीक है, पुडेंटल नर्व से जो आ रही है ये क्या काम करती है, ये जो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देती है। पहले तो इनहिबिटेड रखती है, लेकिन फौरन ये इनहिबिट हो जाती है ड्यूरिंग मैच्यूरेशन और ये इसको रिलैक्स कर देती है और सब्जेक्ट जो वो यूरिन पास करता है। इसमें दो तीन तरह के रिफ्लेक्सेस हैं। वेजिको यूरिथ्रल रिफ्लेक्स, कुछ पेशेंट्स में यूरिटर का जो डिस्टेंस होता है ब्लैडर वॉल की तरफ वो बहुत कम होता है विद द कंपैरिजन ऑफ द नॉर्मल। तो होता है क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ब्लैडर की ड्यूरिंग द मैच्यूरेशन, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो होता है क्या है कि दैट लीड्स टू कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ द यूरेटर। यूरेटर बिल्कुल बंद हो जाता है उसकी वजह से। एज अ रिजल्ट सम ऑफ द यूरिन इन द ब्लैडर इज प्रोपेल्ड बैकवर्ड इनटू द यूरेटर एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज वेजिको यूरिथ्रल रिफ्लेक्स। कुछ लोगों के अंदर एक एबनॉर्मेलिटी होती है ये, जिसमें यूरेटर का साइज जो होता है वो छोटा होता है। जब भी ब्लैडर ड्यूरिंग मैच्यूरेशन ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो यूरेटर की ऑक्लूजन होना शुरू हो जाती है, वो बिल्कुल ऑक्लूड हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से होता है क्या है कि यूरिन जो है वो ब्लैडर से प्रोपेल करता हुआ वापस जो है वो बैकवर्ड मूव करता है इनटू द यूरेटर, और इसको हम कहते हैं वेजिको यूरिथ्रल रिफ्लेक्स। यूरेटोरीनल रिफ्लेक्स, अब जो यूरेटर्स होते हैं ना, अब वेल सप्लाइड विद द पेन नर्व फाइबर्स। अगर किसी का यूरेटर ब्लॉक हो जाए विद द यूरिथ्रल स्टोन, किसी इंफेक्शन की वजह से वहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी आ जाए, इंटेंस रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है विद एसोसिएटेड सिवियर पेन। अगर कोई यूरिन ब्लैडर इसके यूरेथ्रा के अंदर जो है वो अगर स्टोन है तो सिवियर पेन कॉज करता है, एंड पेन इम्पल्सेस कॉजेज सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स बैक टू द किडनी टू कॉन्स्ट्रिक्ट द रीनल आर्टरीज। अब क्योंकि पेन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये क्या करता है, किडनी को सिग्नल्स भेजता है, किडनी अपने जो है आर्टरियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, देयरबाय डिक्रीजिंग द यूरिन आउटपुट। कैसे, जो एफरेंट आर्टरियोल्स है ना, एफरेंट आर्टरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, वहां से क्या हो जाएगा, फ्लूइड नीचे की तरफ नहीं आएगा ना, फिल्टर नहीं होगा जब एफरेंट यूरिन आउटपुट ऑफ द किडनी इज डिक्रीज। तो दिस रिफ्लेक्स इज कॉल्ड एज यूरिट्रोरीनल रिफ्लेक्स। इसकी वजह से होता है, स्टोन की वजह से या यूरेटर की ऑक्लूजन की वजह से होता है। अब ये जो मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स है, ये रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रेच रिफ्लेक्स इनिशिएटेड बाय द सेंसरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द ब्लैडर वॉल। होता है क्या, जितनी भी सेंसेशंस होती है ना बॉडी में, उसके लिए कुछ रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होती हैं और उसके बाद सिग्नल्स जाते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन। सिमिलरली हियर इन द ब्लैडर वॉल वहाँ पे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स जैसे ही स्टिमुलेट होते हैं, किस वजह से, जैसे ही ब्लैडर वॉल जो स्ट्रेच होगी उसके अंदर यूरिन भरना शुरू हो जाएगा तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे, इट इज कॉल्ड सेंसरी रिसेप्टर्स। ठीक है, and by the posterior urethra when this area begins to fill, यूरिन भरना शुरू हो गया, वो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, सेंसरी सिग्नल फ्रॉम द ब्लड स्ट्रेच रिसेप्टर, ये सैक्रल सेगमेंट में गया ऑफ द कॉर्ड टू द pelvic nerve, उसके बाद ये रिफ्लेक्सली बैक अगेन टू द ब्लैडर थ्रू द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ठीक है, ब्लैडर के यूरिन फिल हुआ, वहां से स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने सिग्नल भेजे थ्रू द pelvic nerve, कहाँ पर, सेंसरी सिग्नल्स भेजे सैक्रल सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड में with the help of these pelvic nerves, वहाँ से रिफ्लेक्सली बैक सिग्नल्स आते हैं ब्लैडर की तरफ थ्रू द पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स बाय द वे ऑफ द सेम नर्व्स। वहाँ से सिमिलरली वहीं से सेम नर्व से वापस पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिग्नल्स जो वापस भी आ रहे हैं। अब
ब्लडर पार्शली फिल्ड होता है, फुल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। दीज मिचुरेशन कॉन्ट्रैक्शंस यूजुअली रिलैक्स स्पॉन्टेनियसली। अभी थोड़ा थोड़ा सा यूरिन भरना शुरू हुआ है, तो ये स्ट्रेच के सिग्नल्स गए पेल्विक नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में वापस आ गए। उसके बाद जो है वो मैच्योरेशन कॉन्ट्रैक्शन वो जो ब्लडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था वो फिर रिलैक्स हो गया फॉर अ फ्रिक्शन ऑफ मिनट्स के लिए ये हुआ। The detrosal muscles stop contracting and the pressure falls back to the baseline. अब ब्लडर कंटिन्यू फिल कर रहा है, मैच्योरेशन रिफ्लेक्सेस बिकम मोर फ्रीक्वेंट, ज्यादा यूरिन जमा हो रहा है, इट कॉजेज ग्रेटर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिट्रोसल मसल्स। पार्शियली फिल होगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लडर, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाएगा, प्रेशर जो उसमें डेवलप हो रहा था वो कम हो जाएगा, उसके बाद और यूरिन भरना शुरू हो जाएगा, और यूरिन फिल होना शुरू हो जाएगा, तो मैच्योरेशन reflex becomes more frequent, जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे, and the greater contractions of detrosal muscles. और एक दफा जैसे ही मैच्योरेशन रिफ्लेक्स शुरू हो जाता है, इट इज सेल्फ रीजनरेटिंग। फिर वो जब एक दफा सही से शुरू हो गया, सेल्फ रीजनरेटिंग है। इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लडर एक्टिवेट्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स, उसके बाद उसकी वजह से जो है वो सेंसरी इंपल्सेस इंक्रीज हो रही है फ्रॉम द ब्लडर एंड द पोस्टीरियर यूरेथ्रा। उसके बाद फर्दर इंक्रीज द रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन, वो और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लडर को इंक्रीज करेगा, और ये साइकिल रिपीट होती चली जाएगी, बार बार कॉन्ट्रैक्शन आएंगी, रिपीट होती जाएंगी, रिलैक्स होगा अगेन अंटिल द ब्लडर हैज रीच अ स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कि ये फुली फिल हो चुका है और बहुत हाई डिग्री की कॉन्ट्रैक्शंस आ गई हैं। आफ्टर अ फ्यू सेकंड टू मोर देन अ मिनट, ये सेल्फ रीजनरेटिंग रिफ्लेक्स बिगिन टू फटीग, ये थकना शुरू हो जाता है। सेल्फ रीजनरेटिंग के बार जनरेटिव साइकिल ऑफ द मैच्योरेशन रिफ्लेक्स सीजेस, ठीक है, फिर ये रुक जाती है इसकी जो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स की जो कॉन्ट्रैक्शंस है, एंड परमिटिंग टू ब्लडर टू रिलैक्स, ये फिर एक दफा रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स है, ये सिंगल कंप्लीट साइकिल है ऑफ प्रोग्रेसिव एंड रैपिड इंक्रीज इन द प्रेशर, period of sustained pressure, return of the pressure to the basal tone of the bladder। इसमें क्या हो रहा है, बार बार रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है प्रेशर, क्योंकि यूरिन फिल होता जा रहा है, फिर ये प्रेशर यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, फिर वो प्रेशर रिटर्न होना शुरू हो जाता है कि डिट्रोसल मसल्स रिलैक्स हो गए। Once a maturation reflex has occurred but has not succeeded in emptying the bladder, the nervous element of this reflex usually remains an inhibited state for a few minutes to 1 hour for more before another maturation reflex occurs। अब अगर किसी को maturation reflex स्टार्ट हो गया एक दफ़ा और वो एम्प्टी नहीं हो सका, फॉर एग्जाम्पल वो किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है and he or she is not allowed to go to void, then this reflex remains uninhibited for a few minutes to 1 hour or more before another maturation reflex occurs। As the bladder becomes more and more filled, जितना ज़्यादा वो fill होता जाएगा, maturation reflex occurs more and more often and moreover more powerfully, ठीक है। तो ये अगर once started हो गया तो ये कभी कभी फ्यू मिनट्स से 1 घंटे तक उसको रोका जा सकता है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली फिल होता चला गया तो फिर ये और रिफ्लेक्स जो है वो ज़्यादा होके पावरफुल होना शुरू हो जाएगा। सेल्फ रिजनरेटिंग में हम देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ bladder to activate the stretch receptors, which leads to increase in sensory impulses from the bladder to the posterior urethra, which leads final the further increase in reflex contraction of the bladder। तो जितना जैसे पार्शियली फिल होगा, डिट्रोसल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेशर डेवलप होगा, उसके बाद फिर वो रिलैक्स कर देगा, फिर वो प्रेशर इसमें बनता जाएगा, फिर रिलैक्स कर जाएगा। इसको हम कहते हैं सेल्फ रीजनरेटिव रिफ्लेक्स है। लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, यूरिन ब्लडर जो है वो फिल होना शुरू हो जाएगा, कंटिन्यू टू फिल कंटिन्यूसली, तो फिर क्या होता है कि इसमें जो है इसे ये इनहिबिटेड स्टेट में रहेगा फॉर फ्यू मिनट्स टू 1 आवर, और उसके बाद फाइनली जो है वो सब्जेक्ट जो है एक पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन के साथ वो उसको वॉइड भी कर सकता है। Once the maturation reflex becomes powerful enough, it causes another reflex which passes through the pudendal nerve to the external sphincter to inhibit it। ठीक है, बिल्कुल जब ये maturation reflex powerful हो जाएगा, एक और reflex आ जाएगा through the pudendal nerve। pudendal nerve का काम क्या है कि जो external sphincter है वो उसको इनहिबिट कर देता है, एंड दिस इनहिबिशन इज मोर पोटेंट इन द ब्रेन दैन द वॉलंटरी कंस्ट्रक्टर सिग्नल्स टू द एक्सटर्नल स्फिंक्टर एंड यूरिनेशन विल अकर। ठीक है, पुटेंडल नर्व आई, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को उसने इनहिबिट कर दिया,
और ये इनहिबिशन जो है वो मोर पोटेंट है इन द ब्रेन दैन दिस वॉलंटरी कंस्ट्रिक्टिव मसल लॉस। का मतलब ये हुआ कि जो ब्रेन से भी सिग्नल आ रहे हैं इनहिबिशन के कि जी एक्सटर्नल स्फिंक्टर के इनहिबिशन को खत्म करें, उसके बाद सब्जेक्ट जो वो यूरिनेशन कर सकता है। इफ नॉट, यूरिनेशन विल नॉट अकर अंटिल द ब्लैडर फिल्स still further and the maturation reflex becomes more powerful। और अगर इसने मोडानल नर्व ने काम नहीं किया, ब्रेन से सिग्नल नहीं हुए, नहीं यूरिनेशन हुई, तो ब्लडर फिल स्टिल फर्दर, वो और बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद दूसरा एक मैच्योरेशन रिफ्लेक्स आएगा विच इज बिकम्स मोर पावरफुल। ठीक है, यहाँ पे एक सिस्टोमेटोग्राम है, ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि जो मैच्योरेशन कॉन्ट्रैक्शंस हैं या जो ब्लडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस हैं, आप इसमें देखेंगे कि जैसे ही इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, फिर ये सॉरी नीचे की तरफ आ रही हैं, फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ये इंटरवल्स ऑफ प्रेशर या सेंटीमीटर ऑफ वाटर के हिसाब से देख रहे हैं कितने कितने इंटरवल के बाद जो है ये कर रही है। ब्रेन के अंदर मैच्योरेशन की कुछ फैसिलिटेशन और कुछ इनहिबिशन सेंटर्स भी मौजूद है। मैच्योरेशन रिफ्लेक्स ऑटोनॉमिक स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, एंड इट कैन बी इनहिबिटेड और फैसिलिटेटेड बाय द सेंटर्स इन द ब्रेन। स्ट्रॉन्ग फैसिलेटिव और इनहिबिटरी सेंटर्स जो हैं ब्रेन स्टेम के अंदर है, लोकेटेड मेनली इन द बोन्स। कुछ सेंटर्स, सेवरल सेंटर्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है ब्रेन के अंदर, दैट आर मेनली इनहिबिटरी बट कैन बिकम एक्साइटेटरी। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग फैसिलिटेटिव और इम्यूनिटी सेंटर्स हैं वो ब्रेन स्टेम में है, स्पेशली बोन्स के अंदर। कुछ सेंटर्स इनके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है विच आर मेनली इनहिबिटरी बट कैन बिकम एक्साइटेटरी इन सम कंडीशंस। ये हमें ब्लडर फुल हुआ हुआ है नजर आ रहा है, ये हमें नजर आ रहा है, ये कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने सिग्नल भेजे हैं ब्रेन की तरफ। इनहिबिटरी सिग्नल्स भी हैं कॉर्टेक्स में भी, ये ब्रेन स्टेम मौजूद है। यहाँ पे वॉलंटरी इनहिबिशन ऑफ रिफ्लेक्स भी है कि आप वॉलंटरली कोई सब्जेक्ट जो है वो इनहिबिट करे कि जी इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ या उस वक्त कोई सब्जेक्ट एग्जामिनेशन में किसी इमरजेंसी में है तो वो वॉइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वॉलंटरी इनहिबिशन ऑफ रिफ्लेक्स भी सेंटर्स मौजूद है। ठीक है, बात हम आ जाते हैं एबनॉर्मेलिटीज ऑफ मैच्योरेशन के ऊपर कि मैच्योरेशन की कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है एटोनिक ब्लैडर एंड इनकॉन्टिनेंस विच इज कॉज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर्स। अगर सेंसरी नर्व फाइबर्स की जो है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाए, क्रश इंजरी हो जाए किसी एक्सीडेंट की वजह से, हिस्ट्री ऑफ फॉल की वजह से, तो पर्सन लूजेस ब्लडर कंट्रोल डिस्पाइट इंटैक्ट इफरेंट फाइबर्स फ्रॉम द कॉर्ड टू द ब्लडर। इफरेंट आ रहे हैं, मोटर फाइबर्स आ रहे हैं, लेकिन सेंसरी जो है वो उसके डैमेज हो गए हैं डिस्पाइट द इंटैक्ट न्यूरोजेनिक कनेक्शन विद इन द ब्रेन। लेकिन क्या हुआ है, सेंसरी नर्व फाइबर जो सेंसेशन लेकर जा रहे हैं वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं या वो डैमेज हो गए हैं। इंस्टेड ऑफ इम्पिटिंग periodically the bladder fills to capacity and overflow। हालांकि ब्लैडर फिल हो चुका है आराम आराम से, लेकिन सब्जेक्ट ने फील ही नहीं किया। उसकी वजह से होता क्या है कि वो ब्लैडर अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ फिल भी हो चुका है, अब वो वहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप ओवरफ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेंसरी नर्व जो है वो डैमेज है, सब्जेक्ट को उसकी सेंसेशन ही नहीं आई फिलिंग की, उसे पता ही नहीं चला उसका ब्लैडर जो वो फुल हो चुका है। ठीक है, आप ये ओवरफ्लो की कराती है कि जी आपका ब्लडर फिल हो रहा है। यहाँ पे सेंसरी नर्व का डैमेज है ड्यू टू द क्रश इंजरी ऑफ द सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन विच द सेंसरी नर्व फाइबर्स आर डिस्ट्रक्टेड। ठीक है, डिस्पाइट द इंटैक्ट इफरेंट फाइबर्स फ्रॉम द कॉर्ड टू द ब्लडर। इफरेंट आ रहे हैं वो तो ठीक है आएंगे, मोटर है, लेकिन सेंसेशन अगर सब्जेक्ट को फील नहीं हो रही तो वो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में जाएगा। ठीक है, एटोनिक ब्लैडर caused by destruction of sensory nerve fibers। सिफिलिस एक बीमारी है, can cause constrictive fibrosis across the dorsal root nerve fiber destroying them। एक सिफिलिस बीमारी है, उसकी वजह से भी जो है जो इसकी डॉर्सल रूट है, पोस्टीरियर फाइबर्स हैं, इनकी भी कंस्ट्रिक्टिव फाइब्रोसिस हो जाती है। वो जो नर्व फाइबर्स हैं वो भी कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो भी सेंसेशन सिग्नल्स जो है वो पास नहीं कर सकते। Condition is called as tabes dorsalis and the resulting bladder condition is called tabetic bladder। ठीक है, इसमें भी ये भी बिल्कुल एटोनिक ब्लैडर है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर्स विद
सिफिलिस, और इस सिफिलिस की वजह से जो उसको हम कहते हैं टेबिस डॉर्सलिस, ठीक है। ऑटोमेटिक ब्लडर कॉज बाय स्पाइनल कॉर्ड डैमेज, अगर स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हो जाए अबव द सैक्रल रीजन but the sacral cord segment are still intact, typical maturation reflex can still occur. सैक्रल की हम बात कर रहे हैं, सैक्रल 1 2 3 उससे ऊपर हो जाए, ठीक है, तो सैक्रल कॉर्ड सेगमेंट आर स्टिल इंटैक्ट, टिपिकल मैच्योरेशन फिर भी आएगी बट नो लॉन्गर कंट्रोल बाय द ब्रेन, लेकिन ब्रेन से उसका कनेक्शन जो थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही हफ्तों के बाद, आफ्टर द डैमेज ऑफ द कॉर्ड हैज अकर्ड, द मैच्योरेशन रिफ्लेक्स आर सप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ स्पाइनल शॉक। होता है क्या, किसी सब्जेक्ट का अगर कॉर्ड जो है वो स्टिल इंटैक्ट है, क्योंकि डैमेज तो सेक्टर से ऊपर हुआ है, तो ब्रेन के साथ उसका कांटेक्ट थोड़ा सा खत्म हो जाता है, नो लॉन्गर कंट्रोल बाय द ब्रेन। लेकिन होता क्या है कि हम कहते हैं ऑटोनॉमिक स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स है, कुछ ही हफ्तों के बाद हम देखते हैं डैमेज के मैच्योरेशन रिफ्लेक्स गलत होता है, सप्रेस बिकॉज द स्टेट ऑफ स्पाइनल शॉक कॉज्ड बाय द सडन लॉस ऑफ फैसिलिटेटिव इंपल्सेस फ्रॉम द ब्रेन स्टेम एंड द सेरेब्रम। क्योंकि ब्रेन से हम देख रहे हैं कि फैसिलिटेटिव सिग्नल्स भी आ रहे थे, ऐसे ही थे, स्ट्रॉन्ग फैसिलिटेटिव इनहिबिटरी सिग्नल्स आ रहे थे, तो क्योंकि वो सिग्नल खत्म हो गया डैमेज की वजह से, उसे हम कहते हैं स्पाइनल शॉक में था। लेकिन if the bladder is emptied periodically by the catheterization to prevent bladder injury caused by overstretching, होता है क्या, इन सब्जेक्ट्स को हम अलाउ करते हैं, वो हम जो है कुछ कैथेटर्स देते हैं जो वो सेल्फ यूजिंग के कैथेटर्स होते हैं, वो सब्जेक्ट खुद ही अपने आप को कैथेटर पास करते हैं बाद में, ठीक है। उसकी वजह से होता क्या है कि ब्लैडर की इंजरी नहीं होगी, ओवर स्ट्रेच नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का जो ब्रेन के साथ जो कनेक्शन वो खत्म हो चुका था, ठीक है। So the excitability of the maturation reflex gradually increases until typical maturation reflex return, and that periodic कि उसने किस तरह से यूरिनेट करना है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, जैसे कि उसकी इंजरी है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ है, उसमें सब्जेक्ट जो है वो खुद ही जो है आपको periodically वक्त के साथ साथ बाय स्टिमुलेटिंग द स्किन, अपनी स्किन को स्टिमुलेट करते हैं, मैच्योरेशन हो जाती है, ये जेनाइटल रीजन को करते हैं, सम टाइम इलिसिट मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। Uninhibited neurogenic bladder, uninhibited neurogenic bladder caused by the lack of inhibitory signals from the brain, brain से inhibitory signals नहीं आ रहे, another abnormality of maturation is so called uninhibited and frequent and relatively uncontrolled maturation, बहुत बार बार maturation की उसको जो है वो signals आएंगे। पार्शियल ये या तो पार्शियल डैमेज हुआ स्पाइनल कॉर्ड का और द ब्रेन स्टेम, ये बेसिकली इंटरप्ट करते हैं। अगर तो पार्शियली स्पाइनल कॉर्ड डैमेज है या पार्शियली ब्रेन स्टेम डैमेज है, तो जो इनहिबिटरी सिग्नल्स आ रहे हैं वो उसको डैमेज करता है। अब इनहिबिटरी सिग्नल्स तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है फैसिलिटेटरी सिग्नल्स बहुत ज्यादा है, ऐसे ही फैसिलिटेटिव इंपल्सेस पासिंग कंटिन्यूअसली डाउन द कॉर्ड keep the sacral centers to excitable that even a small bit of urine elicit an uncontrolled maturation reflex, converting frequent subject partially डैमेज हो चुके हैं, तो सब्जेक्ट के पास फैसिलिटी इंपल्सेस बहुत ज्यादा है, ब्रेन से बहुत ज्यादा सिग्नल आ रहे हैं कि जी ब्लडर फुल है, ब्लडर फुल है। ये सब्जेक्ट का जो सैक्रल रीजन इतना एक्साइटेबल होगा, अगर थोड़ी सी क्वांटिटी भी ब्लैडर के अंदर यूरिन की मौजूद रहेगी तो उसे लगेगा उफ मेरा तो यूरिन बस बह नहीं लगा है, वो भागेगा। लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यूरिन आता रहेगा और वो फ्रीक्वेंट मैच्योरेशन करेगा, बार बार वो सब्जेक्ट जो है वो वाइट होने के भागता करेगा। यूरिन फॉर्मेशन में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम देखते हैं कि जो स्टेप्स हैं वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, फिल्ट्रेशन करने के बाद जो सब्सटेंसेस हैं या जो फ्लूइड है वो रीएब्जॉर्प्शन की तरफ जाता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स इनटू द ब्लड, उसके बाद सीक्रेट सब्सटेंसेस की फ्रॉम द ब्लड इनटू द यूरिनरी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर रीएब्जॉर्प्शन, ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन,
माइनस रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये दोबारा सारी रीएब्जॉर्ब कर गई, प्लस सिक्रीशन, जो सिक्रीशन हो रही हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, जहाँ से फ्लूइड ब्लड जो वो पास करता हुआ आएगा, वो यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ से सारा फ्लूइड फिल्टर करके ये वापस आएगा इसमें बोमेंस कैप्सूल में, और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में एंटर होगा। रिमेनिंग जो फ्लूइड फिल्टर हो रहा है वो वापस इफ्रंट में चला जाएगा। ठीक है, सो हमारे स्टेप्स हम देखेंगे कि फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन फाइनली। ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है। हम देख रहे हैं ये दो एरोज अगेंस्ट, एक टूवर्ड्स पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आ रहा है, एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से इस तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, यहाँ से बेसिकली देख रहे हैं कि कुछ चीजें जो एक्सक्रीट आउट कर रही हैं, जो कि यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रही है। ठीक है, आपको समझाती हूँ, ये फिल्ट्रेशन कर रही है। ठीक है, ये यहाँ से अगर कोई सब्सटेंस ए हम देते हैं, ठीक है, तो उस सब्सटेंस ए का मतलब ये हो जाता है कि हम अगर सब्सटेंस को देख रहे हैं तो कंप्लीटली जो है वो फिल्टर कर रहा है। ठीक है, कंप्लीटली फिल्टर कर रहा है, हर चीज फिल्ट्रेशन के अंदर आ गई यहाँ पर। ठीक हो गया। यहाँ पे नंबर 2 पे पैनल बी में हमें नजर आ रहा है, जो भी सब्सटेंस हमने इसमें दिया है ये फिल्ट्रेशन तो कर रहा है, ये पार्शियल रीएब्जॉर्प्शन भी कर रहा है। देखिए ये एरो यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे आ रही थी, पार्शियल रीएब्जॉर्ब कर रहा है। ये कहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो रही है? ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। ठीक है, सी पैनल में नजर आता है कि एक सब्सटेंस हमने डाला है, फिल्टर कर रहा है, लेकिन कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब कर गया है। ये यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ भी नहीं आया, एक्सक्रीशन में नहीं आया, तो दिस इज कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पे एक सब्सटेंस डी है जो फिल्ट्रेशन तो कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम देखेंगे यहाँ से कुछ चीजें सिक्रीट करके इसके साथ ऐड ऑन होती है। यहाँ पे ये एक सब्सटेंस है जो कि इसके साथ सिक्रीट कर रहा है। तो नंबर 1 में हम क्या देख रहे हैं? कंप्लीट फिल्ट्रेशन नजर आ रही है हमें, सिर्फ फिल्ट्रेशन हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं फिल्ट्रेशन के साथ पार्शियल रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिल्ट्रेशन के साथ कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन हो गई। यहाँ पे हम देख रहे हैं फिल्ट्रेशन के साथ सिक्रीशन हो गई है, जो यहाँ पे ऐड हो रही है। ठीक है, urine formation. Tubular reabsorption is quantitatively more important than tubular secretion in the formation of urine. अब जो चीज़ें फिल्टर होते हुए फिल्ट्रेशन के साथ साथ ये जैसे फिल्ट्रेशन की फिल्टर करता है फ्लूइड और वो फिर वो रीअब्जॉर्प्शन में जा रहा है, तो क्वांटिटेटिवली अगर उसको हम मैथमेटिकली क्वांटिटेट करें तो ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है रीअब्जॉर्प्शन की एज कम्पेयर टू ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो चीजें ट्यूब्यूल खुद सिक्रीट कर रही है या पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से आ रही हैं, तो यूरिन फॉर्मेशन में उसका भी रोल है अपनी जगह पे, लेकिन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। few other substances that are excreted in the urine. सिक्रीशन में हम देखते हैं कि पोटेशियम सिक्रीट हो रहा है, अमाउंट ऑफ पोटेशियम हमें उससे पता चल जाता है, और हाइड्रोजन आयन और कुछ और सब्सटेंसेस हैं जो कि यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। More substances that जी कोई बच्चा यूरिन फॉर्मेशन में tubular reabsorption is quantitatively more important as compared to tubular secretion. ठीक है, अभी भी आवाज नहीं आ रही? तो tubular reabsorption जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ट्यूबुलर सिक्रीशन की। ठीक है, तो ये जो सिक्रीशन है ये हमें बताता है कि पोटेशियम का अमाउंट कितना है, हाइड्रोजन जो है वो किस हद तक जो है वो, और दूसरे सब्सटेंसेस किस हद तक जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। ठीक है, और हम ये भी देखते हैं सब्सटेंस ब्लड, इसके साथ हम आगे जब देखेंगे इसको देखें कितने सब्सटेंसेस ब्लड में से क्लियर्ड हो रहे हैं, और especially the end products of metabolism such as urea, creatinine, uric acid, urates, they are poorly reabsorbed and therefore excreted in a larger amount in the urine. जैसे हमने पहले बात की थी, किडनी का फंक्शन है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो एक्सक्रीट आउट करता है। These waste products are the metabolic end products of the certain products in the body. यूरिया है, अमाइनो एसिड में से निकलेगा, क्रेटिनिन है, मसल मेटाबॉलिज्म से निकलेगा, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, यूरिक एसिड और यूरेट मिलेंगे। ये सारे पोरली एब्जॉर्ब होते हैं, इनका एक्सक्रीट होना अमाउंट इन द यूरिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये इम्पॉर्टेंट देखिएगा, इसकी इनकी जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, इनकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन साइन एंड सिम्टम डिसऑर्डर इन द यूरिनरी सिस्टम्स, हम जब आपको सिनेरियोज देंगे तो हम दे देंगे कि सब्जेक्ट ओलिग्यूरिया के अंदर है। Subject patient is coming and with the complaint of oliguria. What is oliguria? The urine outputs less than 400 ml per day. ठीक है। Hematuria, presence of blood in the urine. ठीक है। Proteinuria, presence of protein in the urine. Anuria, absence of urine, urine नहीं आ रहा। Dysuria, pain on passing urine, ठीक है, या burning sensation की कंप्लेन करता है। Glycosuria, presence of sugar in the urine, and this is an abnormal and occurs in the diabetes mellitus. Ketonuria, presence of ketones in the urine, and this is abnormal and this is occurs in diabetes mellitus, in dehydration. Nocturia, passing urine during the night. Polyuria, passing unusual large amounts of urine. Frequency of maturation, requiring pass often small amounts of urine frequently. Incontinence, involuntary loss of urine. ठीक है, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो यूरिन की एब्नॉर्मेलिटीज के इसको जरूर आपके पास लेगा। ठीक है, ओलिग्यूरिया, हेमेचूरिया, प्रोटीनयूरिया, एनुरिया, dysuria, nocturia, polyuria, frequency of maturation and incontinence. आप लोग में से कोई एक बच्चा ऐसा हो या कोई भी इस तरह के स्टूडेंट्स हो जिनको स्टिल अभी कोई बात यहाँ तक में समझ ना आई हो, तो प्लीज यू कैन फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। जल्दी जल्दी से सवाल पूछ लें। वी हैव 4 minutes left, स्टूडेंट्स। You are more than welcome to ask the questions, please. मरियम खान, हसन जावेद, आप लोग जो थोड़ा सा रेस्पॉन्स कर रहे थे, अगर आप लोगों में से स्टिल किसी को बात बच्चों ये समझ नहीं आई, बाकी बच्चों का मुझे नाम इतना आइडिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम आ रहे हैं, तो अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आ रही, फ्री फील टू आस्क। हाँ जी, तो मैं ये समझूँ कि सबको ये आज का जो टॉपिक था हमारा वो समझ आ चुका है। मैं एब्नॉर्मेलिटीज बता दें। 48 स्लाइड रिपीट। ओके, एब्नॉर्मेलिटीज की तरफ मैं दोबारा आ जाती हूँ। अगर तो सेंसरी नर्व की एब्नॉर्मेलिटी हो चुकी है, सेंसरी नर्व, एटॉनिक ब्लैडर हम किसे कहते हैं, आगे चले। एटॉनिक ब्लैडर या इनकॉन्टिनेंस का मतलब कि यूरिन बह रहा है, पता ही नहीं चल रहा सब्जेक्ट को, क्यों? सेंसरी नर्व फाइबर जो है उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई है, क्रश इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया, जो सैक्रल रीजन है ना स्पाइनल कॉर्ड का, उसकी इंजरी हो गई है। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि सब्जेक्ट सेंस नहीं कर पा रहा। सेंसेशन होना, सेंसरी जो एबिलिटी है वो होना बहुत जरूरी है। सेंसरी नर्व फाइबर की डिस्ट्रक्शन हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट को सेंसेशंस नहीं होंगी कि उसका ब्लडर फिल हो रहा है। तो होगा क्या कि ब्लडर इस हद तक फिल होगा कि सब्जेक्ट को पता ही नहीं चलेगा, उसमें से यूरिन के कतरे यूरिथ्रा से बाहर आते रहेंगे। अगर तो वो बंदा चलना फिरना शुरू हो गया है तो उसके कपड़े खराब होना शुरू हो जाएंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा कि जी ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, समझ आई अभी इतनी बात? उसके अलावा 2 और बीमारियां हैं जिसे सिफिलिस कहते हैं, और उस सिफिलिस की वजह से होता है क्या है, जो सेंसरी नर्व फाइबर है, डॉर्सल रूट है, उसकी कंस्ट्रक्टिव फाइब्रोसिस हो जाती है, वो सुकड़ जाता है, वो इस काबिल नहीं होता है कि वो सेंसेशंस ऊपर की तरफ सेंड कर सके। अगेन दिस इज कॉल्ड एज टेबीज डॉर्सलिस। इसमें भी यही सेम चीज होती है कि सब्जेक्ट को सेंसेशन नहीं हो रही है, ब्लडर फुल हो गया, कतरे गिर रहे हैं, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो रही है, एंड सब्जेक्ट इज अनअवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हो गया है अबव द सैक्रल रीजन, हालांकि नीचे सैक्रल रीजन खुद जो है वो इंटैक्ट है। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो इनिशियली जो उसका मैच्योरेशन रिफ्लेक्स है वो टिपिकली थोड़ा सा तो रहेगा ही, लेकिन होगा क्या कि सब्जेक्ट को जो है वो पीरियडिकली अपने आप को बार बार खुद जो है वो एम्प्टी करना पड़ता है। इसमें हो क्या रहा है, सडन लॉस ऑफ फैसिलिटेटिव इम्पल्सेस। फैसिलिटेटिव इम्पल्सेस जो है ना वो खत्म हो जाती है, सब्जेक्ट को फीलिंग ही नहीं आती कि मुझे जाके अब खाली होना चाहिए। ठीक है, इनहिबिटरी सिग्नल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगेन इसमें प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा क्योंकि फैसिलिटेशन तो है ही नहीं, फैसिलिटेट तो कर ही नहीं, ब्लडर की तरफ इतने सिग्नल्स नहीं आ रहे,
तो अब होता है क्या है कि उसमें बच्चे जो सब्जेक्ट है उसका जो वो ब्लडर है वो फुल होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट को बताते हैं कि जी अगर आप डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं इंजरी के बाद, तो आपने कैथेटर लेना है, अपने आप को खुद पास करना है और अपना ब्लडर एम्प्टी करना है। फाइनली कुछ वक्त के बाद ही जो है वो उसका जो ब्लडर है वो रिटर्न करना शुरू कर देता है, थोड़ी सी यूरिनेशन जो है वो कंडीशन उसकी बेहतर होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा एक भी है, या तो वो सब्जेक्ट जो है वो खुद कैथेटर पास करे और एम्प्टी करे अपने आप को, या तो उससे हम कहते हैं कि अपनी जो थाई वाली जो रीजन है उसको, या जेनेटल रीजन है उसको स्क्रैच करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, तब भी उसे मिचुलेशन रिफ्लेक्स जो है वो हो जाएगा। अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लडर जो है उसमें क्या होता है, इनहिबिटरी सिग्नल्स जो है ना ब्रेन की तरफ से वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये एबनॉर्मेलिटी भी, इसमें भी क्या होता है, या तो पार्शियल डैमेज हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड का या ब्रेन स्टेम का, जिसकी वजह से इनहिबिटरी सिग्नल्स नहीं आ रहे। अब इसका मतलब ये कि पेशेंट के पास या सब्जेक्ट के पास फैसिलिटेटिव इंपल्सेस बहुत ज़्यादा है, उसे बार बार लगेगा उसे यूरिन आ रहा है, वो भागेगा यूरिन के लिए। सो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करता है, ये बार बार भाग भाग के ना बार बार ये यूरिनेशन की तरफ जाता है। ठीक है, अब समझ आ गई है। So we have three types of bladder abnormalities. Atonic bladder, अगर आपको सिनेरियो दिया जाए कि जी सब्जेक्ट है क्रश इंजरी हो गई है सैक्रल रीजन की, आपको सिनेरियो दिया जाए एक सब्जेक्ट है सिफिलिस का है, एक सब्जेक्ट है जो टेबिस डॉर्सलिस हुआ है, मिचुरेशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यू हैव टू राइट इट एटोनिक ब्लडर। ठीक है, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेंसरी नर्व डॉर्सल रूट। उसके बाद अगर आपको सिनेरियो दिया जाए कि सब्जेक्ट है अगेन स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हो गया अबव द सैक्रल रीजन, दिस इज ऑटोमेटिक ब्लडर। ऑटोमेटिक ब्लडर में आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट को देते हैं कैथेटर, वो खुद पास करता है अपना ब्लडर जो है वो एम्प्टी करता है, या तो वो स्किन को और उसको स्क्रैच करता है। ठीक है, अनइनहिबिटेड में क्या हो रहा है, इनहिबिटरी सिग्नल्स खत्म हो जाते हैं ड्यू टू पार्शियल डैमेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और द ब्रेन स्टेम, एंड फाइनली पेशेंट इज have an uncontrolled micturition reflex and promoting a frequent micturations. Hope you all can get all these points. Okay, students, Allah Hafiz.